आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है? तो सबसे पहली बात देखिए, जो किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम कहते हैं एटम या परमाणु। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। ये एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज होते हैं, इसलिए इनको वे करना पॉसिबल नहीं होता। इतना क्लियर है? किसी भी मैटर का यदि हम स्मॉलेस्ट पोर्शन देखें तो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिससे मिलकर वो मैटर बनता है, इट इज़ एटम। एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें वे कर लें या उनका भार तौल लें ये संभव नहीं होता। तो इसको कैसे वे किया जाए एटम को? इसके लिए साइंटिस्ट समय समय पर लगातार रिसर्च करते रहे। उन्होंने देखा यदि हम हाइड्रोजन के एक एटम का, एन एटम ऑफ अ हाइड्रोजन का यदि वेट लिया जाए, हाइड्रोजन का एक एटम का वेट लिया जाए तो ये 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। इतने वेट के लिए ये ग्राम जो है ये एक बहुत बड़ी यूनिट, इट इज़ अ बिग यूनिट टू एक्सप्रेस दिस वेट इनटू अ ग्राम। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मास ऑफ द एटम, जो हम मास, एटम के मास को किस में एक्सप्रेस, रिलेटिव एटॉमिक मास में शो करने का सभी ने सोचा कि रिलेटिव एटॉमिक मास में उसे शो किया जाए, किसी एटम से उसको रिलेट किया जाए और उसके कंपेयर में बताया जाए कि वो मास कितना है। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना मिला? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम इसको शो करने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिट थी। इसको इन ऑर्डर टू शो मास ऑफ एन एटम किस में एक्सप्रेस किया जाए, उसे रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मास में शो किया जाए, और इसकी यूनिट को कहा गया एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास यू से। तो एटॉमिक मास यूनिट, या तो इसे एटम के मास को एटॉमिक मास यूनिट में शो करते हैं एएमयू में, या यूनिफाइड मास में शो करते हैं, यूनिफाइड मास मतलब यू। तो इन दोनों में से किसी एक में। अब ये तो तय हो गया कि इसके एटम के लिए हमें रिलेट में, जैसे यदि आपको बाजार में जाएं, आपको 1 किलो प्याज लेने हैं तो 1 किलो का आपके पास कोई वे के लिए सामान होता है, वेट होता है, जिसकी सहायता से वो 1 किलो प्याज 1 किलो आलू आपको तौल कर देते हैं। उसी तरह इसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड ऑफ अ मास चाहिए था, जिसको हम स्टैंडर्ड मानकर उस सब्सटेंस को क्या करें, तौलें। तो स्टैंडर्ड ऑफ अ मास फिक्स, सम हैव ना, वी हैव टू सम फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ अ मास। तो स्टैंडर्ड ऑफ अ मास के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों को प्रस्तावित किया। किसी ने कहा हाइड्रोजन को रिलेटिव मास के रूप में ले लिया जाए, हाइड्रोजन के मास को मानकर, वे मानकर, और दूसरे को तौला जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई कि हाइड्रोजन के कई आइसोटोप थे, H1 H2 H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। फिर ये सोचा गया कि ऑक्सीजन को ले लिया जाए स्टैंडर्ड ऑफ अ मास के लिए, तो उसमें भी ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 17 था, और ये दोनों इतने रिएक्टिव थे कि इजीली किसी भी चीज़ से हाइड्रोजन बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन बर्निंग, मतलब दे आर मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस, है ना, ये रिएक्टिव सब्सटेंस थे। इसलिए 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने कार्बन 12 को रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड चुना। स्टैंडर्ड के रूप में किसे चुना गया? कार्बन 12 को। कब चुना गया? 1961 में। और किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री के द्वारा कार्बन 12 को चुना गया। अब कार्बन 12 को चुनने के कारण क्या थे? तो उसके 2 रीज़न थे। सबसे पहली बात तो इसकी जो अबेंडेंस थी, मतलब प्रकृति में जो उपलब्ध होता था, नेचर में जो ये जितना ये प्रेजेंट है, वो 99.892% है। इसकी उपलब्धि इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा ये अबेंडेंस है। दूसरा, इसके जो कार्बन 13 और कार्बन 14 आइसोटोप्स हैं, ये इनकी जो अमाउंट है जो हमें मिलते हैं, ये लगभग निग्लिजिबल है। इसलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड ऑफ अ मास के लिए बेस चुना गया, और कार्बन 12 को लेकर अन्य एटम्स को वे किया जाता है और उनके एटॉमिक मास को एएमयू में शो किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए क्या हुआ, कार्बन 12 का वेट कितना है? 12। तो इसके 12 एएमयू को, इस कार्बन के 12 एएमयू को क्या माना गया कि 12 एएमयू इज द वेट ऑफ 1 कार्बन, इट्स द वेट ऑफ 1 कार्बन एटम।
12 AMU किसका वेट है? एक कार्बन एटम का वेट है। यदि 12 AMU एक कार्बन एटम का वेट है तो एक AMU किसके बराबर होगा? यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो 1 AMU इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन, वन कार्बन एटम अपॉन 12। ये 12 क्लियर है? तो 1 AMU हमें किसके बराबर मिला? 1 AMU इक्वल टू वेट ऑफ वन कार्बन एटम अपॉन 12। क्लियर है? ये यहाँ से इतना हमें समझ में आ गया कि एक AMU की वैल्यू यदि हमें चाहिए तो वेट ऑफ वन कार्बन एटम हमारे पास होना चाहिए। एक AMU 1 AMU इक्वल टू वेट ऑफ वन कार्बन एटम अपॉन क्या आएगा? अपॉन 12। अब एक्सपेरिमेंटली जब हमने वेट ऑफ वन कार्बन एटम देखा तो एक्सपेरिमेंटली वेट ऑफ वन कार्बन एटम कितना मिला? वन कार्बन एटम ये हमें मिला 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। मतलब इस AMU को अब हम ग्राम में भी निकाल सकते थे। तो एक AMU बराबर हाउ मच ग्राम? तो एक AMU इक्वल टू 199 इंटू 10 टू द पावर -23 अपॉन क्या हो जाएगा? 12। यदि हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो हमें जो मिलता है 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये किसके इक्वल टू हो गया? 1 AMU के इक्वल हो गया। तो एक AMU 1 AMU इन ग्राम कितने के इक्वल होता है? तो 1 AMU इन ग्राम इक्वल होता है 1.66 इंटू 6605 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम। ये हमें मिल गया कि एक AMU बराबर इतना हो। इतना क्लियर है सबको? अब देखिए, यदि हमें किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हमें क्या करना होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम किसके बराबर होगा? तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन मास ऑफ अपॉन AMU। तो हमें क्या मिल जाएगा उसका? जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एटम मतलब एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन का वेट पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम अपॉन में क्या आ जाएगा? 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें किस में पता चल जाएगा? AMU में पता चल जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट में। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली जब हाइड्रोजन का वेट लिया गया तो ये कितना मिला? 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम मिला। AMU 1 ग्राम AMU बराबर कितना होता है? तो 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये कटा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.008। ये हाइड्रोजन एटम का क्या हो गया? एटॉमिक वेट। इसकी यूनिट U होती है। तो ये एटॉमिक वेट या मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इतना निकाल लिया गया। इस तरह से किसी भी एटम का एक्सपेरिमेंटली वे किया जाए और उसे AMU से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उस एटम का क्या पता चल जाता है? मास ऑफ दैट एटम हमें पता चल जाता है कि वो मास ऑफ एटम कितना है। अब देखिए क्या होता है कि इसके बाद, खैर ये एटॉमिक मास तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एटॉमिक मास को यदि हम सीधे से बोलें तो कोई भी एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से उसके कितने मल्टीपल के इक्वल है ना, उसे हम उसका क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक एलिमेंट कार्बन 12 के रिलेटिव मास का दुगना है, डबल है, ट्वाइस द मास ऑफ कार्बन 12। ट्वाइस द मास ऑफ कार्बन 12 मतलब उसका मास कितना है? 24 AMU है या 24 U है। यदि हम बोले कि कोई एटम है जिसका मास 1/3 ऑफ द कार्बन 12 है, तो 1/3 ऑफ द कार्बन 12 मतलब 1/3 इंटू 12, तो 4 U उसका मास है, यूनिफाइड मास है ना। उसका एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब इतना, इसके बाद आप लोगों को मेनली जो याद रखना है इसमें, तो देखिए आपको जो सबसे पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन एटम होता है। एटम को नॉर्मली वे नहीं किया जा सकता, इसलिए एटम को वे, जब हाइड्रोजन को वे किया गया तो उसका वेट कितना मिला? 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ग्राम उसके लिए बिग यूनिट थी, इसलिए मास ऑफ एटम को रिलेटिव एटॉमिक मास के से कंपेयर करके, किसी एटम से कंपेयर करके वे करने का सोचा। तो
एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास यू। इसके लिए कोई हमें स्टैंडर्ड चुनना था। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने 1961 में किसे चुना, कार्बन 12 को चुना। कार्बन 12 का वेट 12 AMU होता है। तो 12 AMU कितने का वेट है, एक कार्बन का वेट है, इसलिए 1 AMU किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन अपॉन 12 के। वेट ऑफ कार्बन जब निकाला गया तो वेट ऑफ कार्बन कितना मिला, 1 एटम का वेट कार्बन के 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम मिला। इसलिए 1 AMU कितने के इक्वल हो गया, 1.6605 इंटू 10⁻24 ग्राम के इक्वल हो गया आपका 1 AMU। इसकी सहायता से हम किसी भी एटम के मास ऑफ एन एटम को हम AMU में निकाल सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद आपको स्टूडेंट्स मेनली जिन जिन एटम के एटॉमिक वेट याद होने चाहिए उनको नोट कीजिए कि कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, हीलियम का एटॉमिक वेट 4, लिथियम का एटॉमिक वेट 7, बेरिलियम का एटॉमिक वेट 9, बोरॉन का 10। उसके बाद कार्बन मेनली देखिए, इसमें से हाइड्रोजन मेनली याद होना चाहिए, बोरॉन याद होना चाहिए, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। ये वो हैं जो अभी आपको बहुत काम आएंगे, है ना। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 19, उसके बाद नियॉन 20, तो फ्लोरीन का भी याद रखिएगा। उसके बाद सोडियम का 23, देन मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम 27। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, तो जब तक आपको ये एटॉमिक वेट एटम्स के नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो एल्यूमिनियम के बाद देन सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, उसके बाद सल्फर 32। तो इनको आप याद रखेंगे कि किसका वेट कितना है, यहाँ तक कि कम से कम आपको याद होने चाहिए। एक और क्लोरीन को याद कर दीजिए 35.5। इतने एटॉमिक वेट्स मेनली आपको सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सल्फर का, क्लोरीन का, जितने ये मैंने टिक किए हैं इसमें से मेनली इतनों को, बाकी याद तो आपको सभी करने चाहिए लेकिन इनको मेनली आप याद करेंगे कि ये कितना है। तो हाइड्रोजन का 1 है, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, फास्फोरस 31। तो एटॉमिक वेट याद कीजिएगा। अब देखिए एटॉमिक वेट के साथ साथ हम जानते हैं जैसे जैसे एटम्स और रिसर्च होती रही, डिस्कवरीज होती रही, तो हमें पता है यदि क्लोरीन 35 नेचर में मिलता है तो क्लोरीन 37 भी हमें नेचर में मिलता है। अब यदि ये दोनों हैं तो इसमें से किस एटॉमिक वेट को हम माने और क्या किया जाए इनका, यदि आइसोटोप्स किसी एटम के हैं तो आइसोटोप मिलने पर उनके मास क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो डिफरेंट मास में जब मास एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा मास हो तो ये एक दूसरे के क्या हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो इनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स की स्थिति में जो हम मास लेते हैं, उनका एटॉमिक मास लेते हैं, उस एटॉमिक मास को हमें कौन सा एटॉमिक मास लेना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास भी जितना हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिला है, मान लीजिए आपका ये क्लोरीन है, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 35 की यदि हमारे पास जो वातावरण में उपलब्धि है, क्लोरीन 35 की यदि हमारे पास वातावरण में कुछ % में उपलब्धि है, उसी तरह क्लोरीन 37 की जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसकी कुछ उपलब्धि है, तो उनसे कंपेयर करके हम उसके एटॉमिक मास को निकाल देते हैं। तो एटॉमिक मास मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि क्लोरीन जो है 35, क्लोरीन 37 दोनों थे, इनका जो मिलने का रेशियो था क्लोरीन 35 3:2 में, ये 3:2 में हमें एटमॉस्फेयर में ये मिलते हैं। दो आइसोटोप है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 और इनका रिलेटिव प्रपोर्शन कितना है 3:1 है। तो इसका हम मास किसको माने, तो उसके लिए हम किसको निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास को निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो 35 इंटू जितना रेशियो उसका है वो प्लस 37 प्लस जितने रेशियो में वो प्रेजेंट है वो अपॉन टोटल नंबर, जैसे आप एवरेज निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 105 प्लस 37 बाय 4, तो ये आ जाएगा 142 बाय 4 इक्वल टू कितना आ गया 35.5। इसलिए देखिए जब आपको मैंने क्लोरीन का यहाँ एटॉमिक मास याद करने को दिया तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने कितना लिखा था 35.5।
जबकि 35.5 मतलब 35 एटॉमिक मास वाला एटम, रिलेटिव प्रोपोर्शन उन दोनों के बीच में 35 और 37 के बीच में कितना है, 3:1 है। तो 3:1 35 इंटू 2 37 इंटू 1 हम करेंगे और इनके जो मल्टीप्लिकेशन होंगे प्लस करके टोटल नंबर से भाग, जैसे एवरेज आप निकालते हैं वैसा ही एवरेज आप निकालेंगे। तो ये एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया, 35.5 यू आ गया। तो ये उसका क्या हो गया, एटॉमिक मास हो। अब एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में शो करते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। एटॉमिक मास को ग्राम में शो करने पर वो कौन सा मास कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को जब हम किस में रिप्रेजेंट कर देते हैं, न्यूमेरिकली ग्राम में, तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब यू लगा है और ग्राम लगा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए। मान लीजिए मैंने आपको कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यू है और मैंने कहा आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हाइड्रोजन का यदि यूनिट पीछे 1 यू लगी है मतलब इसमें हाइड्रोजन के एक एटम का आपको मास बताया जा रहा है। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के पीछे यदि यूनिट यू लगी है 1 के पीछे तो ये एक एटम का मास बताया जा रहा है। और यदि 1 ग्राम पर मोल लगा है मतलब ये 1 मोल हाइड्रोजन का वेट बताया जा रहा है। और 1 मोल में एटम कितने होते हैं, 1.6022 इंटू 10⁻23 एटम का वेट आपको बताया जा रहा है 1 ग्राम। इतना क्लियर है। तो ग्राम एटॉमिक मास, जितना उसका एटॉमिक मास होता है ग्राम में, उसमें उस सब्सटेंस के, उस एलिमेंट के कितने मोल होते हैं, 1 मोल। हमेशा ये याद रखिएगा। मैंने यदि कहा है सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम पर मोल मतलब इसमें इस 23 ग्राम में उसके कितने मोल प्रेजेंट हैं, 1 मोल। और उसमें नंबर ऑफ एटम पूछेंगे तो 1 मोल इक्वल टू, जैसे 1 दर्जन है ना, 1 डजन इक्वल टू 12, उसी तरह 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कलेक्शन ऑफ दीज एटम्स आर कॉल्ड मोल। और मोल का में को वे करना है कितना है, तो जितना सब्सटेंस का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, उसमें हमेशा उसके कितने मोल होते हैं, 1 मोल ग्राम में प्रेजेंट, उतने ग्राम में हमेशा उसके 1 मोल प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसमें एक न्यूमेरिक और देख लीजिए। तो मान लीजिए आपको कहा जाता है कि कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक वेट 63 भी है, एटॉमिक वेट 65 भी है। इसमें ये दिया गया है कि इसका एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है वो 63.5 है। तो इसमें कितना ये वाला कॉपर, कितने % ये वाला कॉपर है, ये बताइए। तो अब हम ऐसा कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए % ऑफ कॉपर 63 वेट वाला कितना है, x। क्लियर है। तो % ऑफ कॉपर 65 वेट वाला कितना हो जाएगा, टोटल तो 100% ही है किसी चीज़ का, 100 माइनस x। अब एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 63 अपॉन 100 प्लस 65 100 माइनस x अपॉन 100। क्लियर है ये। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 63x अपॉन 100 प्लस 6500 माइनस 65x अपॉन 100 इक्वल टू 63.5, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया गया है इतना। इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, देखिए 65x माइनस 63x इक्वल टू 6500 माइनस ये आपका कितना दिया गया है 63.5। इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 100 का। क्लियर है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 6500 माइनस 63500 65x माइनस 63x। अब ये कितना बचा, 2x और यहाँ पर कितना आया 150। x इक्वल टू क्या आ गया 150 अपॉन 2, 150 को 2 से डिवाइड किया तो x इक्वल टू आ गया 75। x किसका परसेंट था, 63 वाले का परसेंट था। तो आपका ये x 75% और x मतलब Cu 63 वाला 75% और Cu जो आपका 65 वाला है वो कितने % मिलेगा, 25%। इस तरह हम इन्हें निकाल देते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपका न्यूमेरिक क्या था,
तो ये न्यूमेरिक आप तरीके से समझ लीजिएगा। कॉपर 2 आइसोटोप हैं उसके, कॉपर 63, कॉपर 65, और इसका एवरेज एटॉमिक मास जो लिया जाता है वो 63.5 लिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि नेचर में 63 वाला कॉपर कितने परसेंट और 65 वाला कॉपर कितने परसेंट होगा। तो हमने क्या माना, परसेंट ऑफ कॉपर ऑफ 63 वेट एक्स है, परसेंटेज ऑफ 65 कॉपर 100 माइनस एक्स हो जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास कैसा होगा, तो x इंटू 63/100 प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 65/100, मल्टीप्लीकेशन किया 63x 6500 माइनस 65, दोनों का ऑब्लिक 100 है, एवरेज एटॉमिक मास 63.5 दिया है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो 65 माइनस 63 को एक साइड किया, 6500 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो 63.5 6350 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें इन दोनों को माइनस करने पर 150 मिलेगा, इन दोनों को माइनस करने पर 2x मिलेगा। x बराबर क्या हुआ 150/2, तो x की वैल्यू आ गई 65, x यदि 75, x 75 है तो 100 माइनस 75 इक्वल टू 25, मतलब ये वाला 75% है और ये वाला 25%। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा जिन जिन के एटॉमिक मास मैंने बोले हैं। मेनली याद रखिएगा कि एटॉमिक मास का बेस कार्बन 12 है और एटॉमिक मास की यूनिट AMU होती है। यदि एटम के पीछे मास के पीछे U लगा है तो वो एक एटम के वेट को बता रहा है, यदि ग्राम पर मोल लगा है मतलब वो एक वेट को बता रहा है। नंबर वही रहेगा, नंबर दोनों का नहीं बदलता। मान लीजिए लिथियम या हम कोई भी ले लें, नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, यदि 14 के पीछे U यूनिट लगी है मतलब ये वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। लेकिन यदि 14 के पीछे ग्राम पर मोल लगा है मतलब नंबर वही रहेगा, केवल यूनिट बदलने से नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाते हैं।